गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारी व्यक्तित्व की दूसरा क्लास है और उसी को आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं वो चीज़ें देखते हैं। देखिए, सक्रियता का विकास। देखिए, कोई भी क्रिया करके हम उसमें दक्ष होकर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। संवेदात्मक चेतना, हम अपने संवेगों को स्थिर करके अपने व्यक्तित्व को अच्छा कर सकते हैं। आशावादी, जो व्यक्ति मतलब हर चीज़ का जो रिज़ल्ट होता है ना, उसमें आशावादी होना चाहिए। ये नहीं है कि यार ऐसा पेपर ख़राब गया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो वही है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है। ठीक है। अभिव्यक्ति क्षमता, शिक्षक को ऐसे आयोजन करने चाहिए। देखिए, इसीलिए मैं ये दिन के टाइम पे नहीं लेता कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है ना। देखो, रेडी वाला बेच रहा है, पढ़ोगे नहीं तो यही करेंगे। ये बहुत डायलॉग सुने हैं ना जब स्कूलिंग टाइम पे थे ना, तो बहुत सुने थे। हाँ, चलिए, अभिव्यक्ति क्षमता की बात करें तो टीचर को इस तरीके से आयोजन करनी चाहिए क्रियाओं का जिसमें बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर सकें। जैसे जीडी, ग्रुप डिस्कशन हो गया, भाषण हो गया, है ना। इस तरह की चीज़ें वाद विवाद हो गया, इस तरह की चीज़ें करते रहना चाहिए, है ना। व्यक्तित्व, आत्मविश्वास की भावना जितनी अच्छी होगी वो व्यक्तित्व भी होगा। आर्थिक मूल्य की बात करें तो बच्चा मतलब टीचर जो है वो बच्चों को व्यावसायिक ज्ञान भी दे जिससे वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। धार्मिक मूल्य की जो शिक्षा देनी चाहिए, है ना। चिंतन का विकास, मतलब जितना अच्छा चिंतन करेंगे और व्यक्तित्व का विकास भी होगा। बहिर्मुखी गतिविधियों का विकास करना, ठीक है। उससे अब वही है ना, जितना अच्छे से व्यक्ति बहिर्मुखी बनता है उतना ही अच्छा वकील या नेता बनता है ना। तो उनका विकास करना और उसी से व्यक्तित्व की जो है व्यक्तित्व का विकास होगा। मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास करना, अपनी महत्वाकांक्षाओं का विकास करना, है ना। और प्रकृति के प्रति जो है अपने विचार अच्छे रखना। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ये जो भी पॉइंट है इनका अगर आप अच्छे से अचीव कर लेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत की। तो व्यक्तित्व का पहला सिद्धांत जो है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। मैंने लिबिडो के बारे में आपको बताया था कि लिबिडो क्या था, है ना। पहली चीज़, लिबिडो जो है वो जन्मजात प्रवृत्ति है। ठीक है, ये तो मैंने बताया ही था। अब देखो, आवाज़ तेज आई, है ना देखो, लिबिडो क्या है? प्रेम, स्नेह और काम भावना। इसी को लिबिडो नाम, पहले इन्होंने इसको काम भावना बोला था, बाद में इसको इन्होंने लिबिडो नाम दे दिया था। ऐसा ही था ना? हाँ। और इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो की बात कही थी और ये मैंने कल पूरा डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो वो याद रखना। एक मांग का सिद्धांत था जो हेनरी मुरे ने दिया था और उन्होंने 40 मांगों की बात कही थी। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। विशेषक सिद्धांत की बात करें तो ये विशेषताओं पे आधारित होता है, व्यक्ति की विशेषताओं पे आधारित। और सील गुण सिद्धांत है, देखो, विशेषक सिद्धांत और सील गुण सिद्धांत वो दोनों कैटल ने दिए थे। ठीक है। पहली चीज़, कहीं कहीं हमें सील गुण सिद्धांत में WG ऑलपोर्ट की भी नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेना। तो विशेषक सिद्धांत की बात करें तो विशेषताओं पे आधारित होता है। ये दो तरह के होते हैं विशेषक सिद्धांत, एक सतही होता है, एक स्रोत होता है स्रोत। तो क्या होता है सतही में? सतही विशेषक सिद्धांत की बात करें तो इसमें जो भी व्यक्तित्व जैसे जो भी गुण होंगे वो हमारे परिस्थितियों के अनुसार होंगे। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे या उसको अर्जित करेंगे, है ना। लेकिन स्रोत विशेषक सिद्धांत जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। ठीक है, अगर हम विशेषक सिद्धांत की बात करें तो इसके 16 आयाम हैं। ठीक है, विशेषक सिद्धांत के कितने आयाम हैं? 16 आयाम हैं। ठीक, अब बात करते हैं सील गुण सिद्धांत की। तो सील गुण सिद्धांत जो है
कैटल ने दिया था, लेकिन कहीं कहीं हमें WG ऑलपोर्ट भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सील गुण सिद्धांत के जो लक्षण हैं, या फिर सील गुण सिद्धांत के भी जो लक्षण होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सील गुण सिद्धांत के क्या लक्षण हैं। एक तो ये जन्मजात होते हैं और अर्जित दोनों होते हैं, जन्मजात और अर्जित। ठीक, तो जन्मजात और अर्जित से क्या होता है, ये लोग एक स्थायी भाव बना लेते हैं, या कह सकते हैं हम कि ये लोग एक आदर्श स्वभाव को जन्म देते हैं, और या इन दोनों के जन्मजात और अर्जित जो व्यक्तित्व के गुण होते हैं उनसे उनका स्थायी भाव और आदर्श स्वभाव का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, और यही स्थायी भाव और आदर्श स्वभाव व्यक्तित्व के प्रमुख आधार भी माने गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ स्व से क्या तात्पर्य है, स्व से कौन कौन से शब्द जुड़े हैं। देखिए, शारीरिक, इसमें रंग रूप आकार आता है ना। मानसिक, इसमें तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति। बेसिकली शारीरिक जो होता है वो जन्मजात होता है, मानसिक क्या हुआ, ये भी जन्मजात हुआ। इसमें तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति कभी कभी अर्जित भी हो जाता है। ठीक है, मानसिक जैसा वो क्या नाम, मस्तिष्क मेनली जन्मजात में ही जाएगा। ठीक है, तो तर्क हो गया, विचार हो गए, इस तरह की चीज़ें आती हैं। वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, ये हो जाता है आपका अर्जित। अनुवांशिक होता है, जैसे अनुवांशिक लक्षण आपके आते हैं तो उसी अनुसार आपका व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है, ये भी जन्मजात हो गया। संवेगात्मक तत्व, इमोशनल। ठीक, लिंग का क्या हुआ कि लड़का बाहर के कार्य करेगा और लड़की घर के कार्य करेगी, इस तरह की एक भावना आ जाती है स्व में। ठीक है, सामाजिक, वही सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तित्व को क्या समझाएं इसमें। वंशानुक्रम है, वातावरण है, मानसिक योग्यता है, विशिष्ट रुचियां हैं, भौतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है और परिवार है। सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पॉजिटिव वे में मिली तो कारक जो प्रभावित करेगा वो पॉजिटिव वे में प्रभावित करेगा, और अगर नेगेटिव वे में जाता है तो नेगेटिव बिहेवियर बनेगा। अन्य व्यवहार में आपके भावना आ जाती हैं, विचार आ जाते हैं, तर्क आ जाते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब घुमा फिरा के वही बात कही है कि आपका बेसिकली सारे के सारे पॉइंट आपको चाहे अर्जित हो चाहे जन्मजात हो वो आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आपकी व्यक्तित्व तो अच्छा बनता है। ठीक है, चलिए सुसमायोजित या फिर संकलित व्यक्तित्व क्या होता है। ठीक, देखिए व्यक्ति जो होता है वो अपने शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का एक गत्यात्मक संगठन है। ठीक, व्यक्ति जो है ऐसे व्यवहार प्रदर्शन करता है जिससे वह सामाजिक स्थिरता ला सके। ठीक है, मतलब वह अपने शारीरिक और मानसिक क्रिया द्वारा ऐसे गत्यात्मक या क्रिया करेगा जिससे समाज में स्थिरता आ जाए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति सुसमायोजित व्यक्ति कहलाएगा या संकलित व्यक्ति कहलाएगा। ठीक, चलिए सुसमायोजित की विशेषताएं देख लीजिए। अच्छा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मतलब वो व्यक्ति जो सुसमायोजित होगा वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। सामाजिकता क्या है, जब सामाजिक भावना आ जाएगी तो वो समाज के लिए अच्छा भी करेगा, है ना। आत्मचेतना क्या है, वह खुद को जाने, है ना, खुद को जाने तभी सबसे पहले इंसान अपने आप को प्रेम करे, अपने आप को जाने, तब दूसरों के प्रति कुछ अपनी भावना मतलब अपनी चीज़ें कहे तो अच्छा लगता है ना। एक दोहा भी है, क्या होता है वो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलेगा कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। ठीक, वही है। सॉरी, आगे देखते हैं। अभियोजनशीलता है ना, सुसमायोजित व्यक्ति में एडजस्टेबिलिटी, मतलब एडजस्ट वो बहुत आसानी से कर लेता है, किसी भी वातावरण में या किसी भी समाज में वो आराम से ढल सकता है। ठीक है, लक्ष्य संचालित, लक्ष्य को कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसको संचालन कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, तो वो भी है। उसकी विल पावर जो है वो भी एक सुसमायोजित व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, संकल्प शक्ति की प्रबलता, विल पावर से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ क्या कहना चाहता है।
समायोजन सबसे एक मानव में सबसे अच्छी जो शक्ति होती है ना, वो है ये। इससे अच्छी शक्ति हो ही नहीं सकती। हर एक काम के लिए यही सबसे बढ़िया चीज़ है। ठीक है, वही होता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, विल पावर। ठीक है, चलिए छोड़ो। अब बात करते हैं समायोजन की। तो समायोजन क्या है? वातावरण में ढालने की क्षमता। और क्षमता मतलब वातावरण को ढाल तो हर कोई सकता है, लेकिन बिना किसी मानसिक द्वंद्व के, मतलब अपनी स्वेच्छा के अनुसार। मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी वातावरण में ढल रहे हैं उसके बाद कंप्लेन भी कर रहे हैं, या जैसे क्या बोलते हैं, जैसे आपका कभी सिलेक्शन हो जाता है, आगे जाके आप टीचर बन जाते हो, आपको ट्राइब्स एरिया में भेज दिया जाता है और जनजाति एरिया में, है ना, झिंगा लाला हु वाले नहीं, लेकिन ऐसे किसी एरिया में, तो आप क्या है, आप उस एरिया में अगर आप समायोजन कर लेते हो, आप देखोगे कि क्या बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कमियाँ भी होती हैं। वहाँ का जो सुविधाएं आपको सिटी में मिलती हैं, वो वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलेंगी, है ना। तो अगर आप सुविधाएं देखो, अगर आप वहाँ पे वातावरण में अगर ढल जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे कंप्लेन नहीं करेंगे, यार लाइट नहीं आ रही, यार यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बिना किसी मानसिक द्वंद्व के। ठीक है, और समायोजन कैसी प्रक्रिया है? तो समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं समायोजन की विधियाँ। देखिए, समायोजन की विधियाँ, या यहाँ पे हम बात करें रक्षा युक्तियाँ, एक ही चीज़ है। मतलब ऐसी चीज़ें जिससे हम अच्छे से समायोजित कर सकें वातावरण के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि की बात करें, जो हम सामने से देख के उसका समाधान करें, जैसे बाधाओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अन्य मार्ग खोजना, जैसे किसी चीज़ में अगर हम फंस जाते हैं, है ना, जैसे कोई मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो अगर हमें नहीं आ रहा है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन उठा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमें मिल जाता है। ऐसे ही अगर जीवन में कभी आप अगर दूसरा मार्ग देखने की कोशिश करें, तो वो हमें दूसरा मार्ग ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, उद्देश्य में परिवर्तन करें, जैसे अगर आप, वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है कि उद्देश्य में परिवर्तन, अपने लक्ष्य निर्धारित करना सही है, लेकिन उसको पाने के लिए मार्ग बदल सकते हैं, लेकिन उद्देश्य को तो वही रहने दो, है ना। लेकिन उद्देश्य में परिवर्तन होना, मतलब उद्देश्य में परिवर्तन कर लो और एनालिसिस करो जो भी समस्याएं हैं, और फिर एक निर्णय, उचित निर्णय लो। ठीक, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मतलब ये है तो सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन क्या है ना, इनसे और इनसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें सेम भी होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले क्षतिपूरक देख लो। क्षतिपूरक विधि क्या होती है? देखो, ऐसा होता है जैसे आपने अभी तो सीटेट यूपीटेट का पेपर नहीं दिया, हाई स्कूल इंटर का तो दिया ही होगा, खैर, है ना, नहीं, चलो देखते हैं। क्या होता है कि जैसे हर बच्चा, कोई बच्चा एक पर्टिकुलर किसी एक या दो सब्जेक्ट में वीक होता ही होता है, हर कोई इतना ज्ञाता नहीं होता कि सब में ही अच्छा हो। तो उस टाइम पीरियड में जब हमें पता है कि जैसे इंग्लिश में हम अच्छे नहीं हैं, ठीक, हम इंग्लिश में बहुत डम्बो हैं, है ना, लेकिन अब यार इंग्लिश तो हम पे पढ़ी ही नहीं जाएगी, तो क्या करें? तो हमने सोचा कि चलो इंग्लिश की जगह हम मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जो है इंग्लिश में अगर हम 33 मार्क्स भी ले आएँ तो हम पास हो जाएं बस, लेकिन मैथ में चाहिए अपन को 100, समझ रहे हो। तो ये क्या हुआ, एवरेज होके हमारा बराबर आ गया। ठीक है, नहीं तो इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में आप इंग्लिश 33 से कितने कर लेंगे, मुश्किल से 40, लेकिन मैथ में आप क्या कर लोगे, आप अपने नंबर गिला लोगे, है ना। तो वही है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उस चीज़ पे वर्क करिए जो आपको ज़्यादा अच्छे से आ रही है। ठीक है, चलिए, पृथक्करण विधि क्या होती है? पृथक्करण में बेसिकली अलगाव की बात आती है। जैसे क्या बोलते हैं, कोई टीचर आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसकी क्लास ही ज्वाइन नहीं करी, है ना, उस परिस्थिति के अनुसार आप जो है
बदल गए, मतलब उस परिस्थिति के अनुसार आपने अपने व्यक्तित्व मतलब उस परिस्थिति से आप भाग गए, है ना। अब बात करते हैं प्रतिगमन की। प्रतिगमन क्या होता है बेसिकली, इसमें कोई बंदा जो होता है वो कठिनाई आने पर कठिनाई आने पर वो ना समझो की तरह काम करता है। जैसे कोई काम उसका बिगड़ गया ना, है ना, बड़े लोगों का क्या है, कोई काम बिगड़ गया तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दारू सिगरेट इन सारी चीज़ों का सारा नशा वगैरह का सारा लेने लगते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां मेनली क्या करती हैं, चीज़ों को तोड़ना, या लड़के भी करते हैं, गुस्से में चीज़ें तोड़ रहे हैं, तो वो एक कैसे ना समझ बालक की तरह जो है अपना बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तादम्य, ठीक है। अब देखो तादम्य क्या होता है, तादम्य जो है वो एक तरीके से आप किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो उसने जिस तरह से उसको मतलब इतना आप मान लेते हो कि उसके गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करने की कोशिश करते हो, है ना। जैसे तेरे नाम के मतलब सलमान खान सबको पसंद आया एक टाइम पीरियड में, तो सबने तेरे नाम जैसी हेयर स्टाइल करा ली, गजनी आई तो गजनी की तरह करा लिया, है ना। लड़कियों का बेसिकली कि उसने क्या पहना किसी एक्ट्रेस ने तो हम भी वही पहनेंगे, है ना, वो चीज़ें। चलिए अब देखते हैं निर्भरता क्या होती है। तो निर्भरता है कि निर्भरता क्या होता है बेसिकली, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो, एक सेकंड रुकना, चलिए दिन में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो हम कहाँ थे, क्या बता रहे थे, निर्भरता हो गया था क्या। चलिए निर्भरता फिर से देख लेते हैं। निर्भरता क्या होता है कि जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आपने पूरी कोशिश करी लेकिन वो काम नहीं हुआ, फिर क्या किया आपने, जो है किसी दूसरे के तरीक़ों को अपनाया और दूसरों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह सकते, या दूसरों के मार्गदर्शन पे आपने काम किया, है ना, तब वो आपका काम हुआ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही ले लो कि आप आधार कार्ड, एक टाइम पीरियड में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करो, आधार कार्ड बनवाओ, पैन कार्ड बनवाओ, ये सारी चीज़ें हैं, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम मतलब थोड़ा दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें हो जाती हैं, और टाइम भी बहुत टाइम टेकन होती हैं। पहले बहुत लंबी लाइन वगैरह होती थी, है ना। तो और कोई चीज़ अगर वो बोल देते कि इतनी लंबी लाइन में लगो, उसके बाद एक छोटी सी मिस्टेक बोल देंगे कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, जाओ, है ना, ऐसे भेज देते थे। तो क्या होता ना कि फिर हम किसी दूसरे का सहारा लेते थे, भाई यार मेरा ये काम करा दे, है ना, तो फिर वो बोलता था कि चलो ठीक है ऐसे ऐसे चले जाओ, हो जाएगा काम, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं युक्तिकरण की। तो युक्तिकरण में क्या होता है बेसिकली कि आप कोई एक काम कर रहे हैं और आप उसमें फेल हो गए, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आप फेल हो गए, तो आप क्या करते हैं, एक बहानेबाजी करते हैं कि आपने वास्तविक जो प्रेरक, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपने वास्तविक प्रेरक जैसे हुआ कि आपने पढ़ाई नहीं, मतलब आपने स्टडी की ही नहीं, लेकिन फिर आपने उस पर क्या मतलब बोला कि यार लाइट नहीं थी, है ना, और जो है कोई भी बहानेबाजी कर दो कि मोबाइल का डाटा ख़त्म हो गया इसलिए क्लास नहीं ले पाए, या फिर नींद आ रही थी, या घर के काम आ गए थे, है ना, तो वो बहानेबाजी कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दमन, दमन क्या होता है कि अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको दबा देना। दमन और शमन में, दमन और शमन एक ही जगह समझ लीजिए, एक ही जगह समझ लीजिए, दमन और शमन। दमन में क्या होता है कि दो इच्छाएं दोनों में दबाई जाती हैं, ठीक है, इच्छाएं क्या करी जाती हैं, दोनों में दबाई जाती हैं। बस दमन में क्या होता है कि वो इच्छाएं दिल में तो बनी रहती हैं लेकिन दिमाग से ख़त्म हो जाती हैं, समझ रहे हो, दिमाग में नहीं रहती लेकिन दिल में कहीं ना कहीं रहती हैं कि यार वो चीज़ मिल जाती है ना, ठीक। लेकिन शमन में क्या होता है, शमन में होता है कि ना दिल में रहे और ना दिमाग में रहे, ठीक, समझ गए, ये पूरी तरह से जलाना होता है। शमन का मतलब पूरी तरह से जला दो, ना दिल में रहे ना दिमाग में। लेकिन दमन में क्या होता है, दिल में तो मतलब दिमाग में ना रहे लेकिन दिल में तो रहे ही रहे, ठीक। अब बात करते हैं प्रक्षेपण की। तो
प्रक्षेपण प्रक्षेपण एक तरीके से युक्तिकरण की तरह है, जैसे फेल हो जाने पे दूसरों पर ब्लेम करना, ठीक है। मतलब किसी कार्य में अगर आप असफल हो गए तो आप जो है दूसरों पे आरोप लगा दें, ठीक। आक्रामक विधि की बात करें तो ये दो तरह की होती हैं, एक प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष हो सकती है और ये अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए कैसे। प्रत्यक्ष तौर पे देखा जाए तो क्या है कि जैसे प्रिंसिपल ने एक टीचर को फटकार लगाई प्रत्यक्ष रूप से, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो टीचर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट हो और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो उस स्कूल या उस संस्था के लिए, है ना, तो मतलब वो जो मैनेजर होगा, वो प्रिंसिपल होगा, वो भी सोचेगा कहीं यार बुरा मान गया और छोड़ के चला गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो क्या करता है, वो फिर प्रत्यक्ष रूप से ना कह करके अप्रत्यक्ष रूप से उस टीचर को सुनाता है, ठीक है। टोंट मारना तो समझते हो ना, डायरेक्ट ना मार के इधर उधर से घुमा के बोल देना। टोन समझते हो ना, कि किसी को ताने मार रहे हैं तो घुमा फिरा के मारा जाता है कि नहीं मारा जाता, डायरेक्ट तो ताने नहीं मारे जाते, वो सारी चीज़ें हैं। तो क्या होता कि सभी टीचरों को बुला लिया और फिर क्या किया, फिर सबको बोला कि आप लोग ये सब नहीं करें, या फिर आप लोग लेट ना आएँ, टाइम से आएँ, टाइम से जाएँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो सब ने सुनी, लेकिन जिसको सुननी चाहिए थी उसने भी सुनी और उसने रिलेट किया कि हाँ कहीं ना कहीं ये मेरे साथ कहा जा रहा है, और उसको उतना बुरा भी नहीं लगा, है ना। तो ये हो गया आक्रामक विधि, ठीक। इससे इन सब युक्तियों से क्या होता है ना, इन सब युक्तियों से क्या होता है कि आप वातावरण में अच्छे से समायोजन कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। समायोजन हो गया भाई, अब कुसमायोजन देख लेते हैं। कुसमायोजन क्या होता है, तो कुसमायोजन क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ यही होता है कि अगर आप वातावरण में ढलना चाह रहे हैं, है ना, और उसमें आप मानसिक द्वंद्व भी हो रहा है, ठीक है, मानसिक द्वंद्व के साथ आप वातावरण में मतलब अपने आप को कर रहे हैं, तो वो सब कुसमायोजन के अंतर्गत आ जाता है। एक सिंपल और बढ़िया एग्जाम्पल है बागी। बागी ये होते हैं ना, वो होते हैं, और अनुशासनहीन बच्चे जो होते हैं ना, वो इसी के अंतर्गत आते हैं कुसमायोजन के अंतर्गत, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, विकास में अवरुद्धता आती है, या कुसमायोजन असफलता के कारण आता है। असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, वो असमायोजन, अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। जो बच्चे अनुशासनहीन होते हैं ना, वो मेनली उद्देश्य से भटक ही जाते हैं, ठीक है। चलिए अब कुसमायोजन के लक्षण देख लीजिए क्या होते हैं। परिवार के साथ अनुकूलन बनाने में असमर्थ होते हैं, मतलब अगर परिवार के साथ जो है वो अनुकूलन ना बिठा पाए तो भी वो कुसमायोजित हो जाते हैं, है ना। अनिश्चित मन ही स्थिर नहीं है कि उन्हें करना क्या है, तब वो समायोजन की स्थिति कुसमायोजन की स्थिति आ जाती है। अस्थिर बुद्धि है ना। संवेगात्मक रूप से असंतुलित है। असामाजिक, स्वार्थी और सर्वथा दुखी होता है। देखो जो क्या बोलते हैं, मनुष्य है, मानव जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है ना। तो सामाजिक प्राणी जब समाज में रहता है तभी सुखी रह सकता है, और अगर वो समाज से बाहर रहता है ना तो उसमें सामाजिक भावना भी नहीं उत्पन्न हो पाती, और वो क्या कहते हैं दुखी भी रहता है, ठीक है। कुसमायोजन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है वो है कि वो तनाव में रहेगा, उसके मानसिक द्वंद्व बना रहेगा। मस्तिष्क कहेगा यार क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं, वो समायोजन बिठा नहीं पाएगा, और उसके अंदर कहीं ना कहीं कुंठा की भावना आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया। हाँ ठीक है, ये अगला पॉइंट है, ये हेडिंग है। देखिए कुसमायोजन के अगर हम मानसिक कारण की बात करें तो भग्नाशा या कुंठा सीधी सी बात है मानसिक तनाव और मानसिक संघर्ष, ठीक है। मानसिक द्वंद्व या मानसिक कुंठा इसी के अंतर्गत आते हैं मानसिक कारणों की। मतलब कहीं ना कहीं मस्तिष्क जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है
कुसमायोजन को समायोजन करने में या समायोजन ना करने पे अगर मस्तिष्क अच्छे से उचित निर्णय ले लेता है तो व्यक्ति समायोजित हो जाता है। और अगर व्यक्ति ढंग से मतलब उचित निर्णय नहीं ले सकता, अस्थिर मन रहता है, अस्थिर बुद्धि रहती है, तो फिर वो कुसमायोजित हो जाता है। ठीक है। मानसिक संघर्ष की बात करें तो मानसिक संघर्ष जो होता है उसे हम मानसिक द्वंद्व भी कह सकते हैं, है ना। संघर्ष पूर्ण रूप से मानसिक होता है, सीधी सी बात है। देखो मानसिक संघर्ष क्या होता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, है ना, तो कोई कार्य करने पे क्या होता है कि जो है क्या था, मानसिक द्वंद्व। हाँ, मानसिक द्वंद्व क्या था कि देखिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो हम क्या चलिए देखिए मानसिक द्वंद्व, देखिए क्या है कि निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर लेते। जब तक हमने कोई निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं किया, कोई हमारे अंदर परिस्थिति आई कि हमें बाहर खेलने जाना है, तो हमने एक निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर पाया कि बाहर खेलने जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, बहुत धूप है बाहर, है ना, तो क्या हुआ कि हमारे अंदर मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हो गया। लेकिन वो मानसिक द्वंद्व तब तक रहेगा जब तक आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। या तो कहेंगे अबे होगा सो देखा जाएगा, हम जा रहे हैं खेलने, या फिर अरे छोड़े यार कौन खेले, घर पे बैठो। ठीक है, पहली वाली बच्चों में होती, दूसरी वाली घर में मतलब बड़ों में होती है। ठीक है, घर पे बैठो, है ना। तो ये हो गया। अब मानसिक संघर्ष कितने टाइप के होते हैं, तो मानसिक संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, उपागम इसमें क्या होता है, 2 पॉजिटिव लक्ष्यों का चुनाव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको जो है आपको चीज़ें पसंद है, जैसे मैथ्स है एंड फिज़िक्स है। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें पसंद है ना। अब आपके पास एक चॉइस है, जैसे एमएससी करने गए तो आपके पास एक चॉइस है कि आप कोई एक लेंगे। आपने साइंस साइड लिया और आपने जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ना बीएससी में, लेकिन आगे चल के एमएससी में एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। केमिस्ट्री तो नहीं उतनी अच्छी, लेकिन मैथ और फिजिक्स अच्छी है ना। तो फिर आपने सोचा कि यार दोनों बढ़िया हैं, लें तो लें क्या। अब आ गई मानसिक संघर्ष आ गया। ठीक, तो ये मानसिक संघर्ष तब तक चलेगा जब तक आप कोई निर्णय नहीं ले लेते। आपने निर्णय लिया कि आप मैथ्स को चुनेंगे, तो आपने किस चीज़ का यूज़ किया, उपागम जो है मानसिक संघर्ष का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों लक्ष्य कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए परिहार और परिहार की बात करें तो परिहार और परिहार में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। जैसे क्या करें, जैसे 2 कार्य हैं, 2 चीज़ें हैं जो आपको पसंद ही नहीं है, जो 2 चीज़ें हैं वो आपको पसंद ही नहीं है। जैसे बात कर लें, एक तो इंग्लिश है ना, और एक कौन सा सब्जेक्ट, एक संस्कृत ले लें। ठीक है, एक इंग्लिश और एक संस्कृत। ठीक, अब यूपी टेट में जो है वो आपको एक कंपलसरी होता है। देखो हिंदी जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है, लेकिन एक चॉइस आती है कि आप दूसरे पेपर में इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे। अब दोनों ही नहीं आती आपके लिए, दोनों निगेटिव सिचुएशन हो गई, है ना। तो क्या करेंगे, आपको मन मार के या तो इंग्लिश चूज़ कर लो या संस्कृत चूज़ कर लो, है। तो वो हो गया निगेटिव, यानी कि परिहार वाला। ठीक है, अब बात करते हैं उपागम और परिहार। ठीक है, उपागम और परिहार में क्या है, इसमें मेनली क्या होता है कि सिचुएशन बेस्ड होता है। आपका मन भी करता है और आप घृणा भी करते हैं। कैसे, जैसे एक फुटबॉल का आप बच्चे बोले चलो भैया फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तो उसने क्या किया, एक तरफ तो उसका मन कर रहा है
कि यार चलो खेलते हैं क्रिकेट, है ना, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ तुरंत दिमाग में आया यार लगा गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक तरफ आपको इच्छा भी हो रही है और एक तरफ आप घृणा भी कर रहे हो, परिणाम से आप डर भी रहे हो, तो वो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो उपागम और परिहार ये कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आप कोई एक चीज़ चुनोगे, या तो घर बैठो या फिर खेलने चले जाओ, है ना। चलिए, रक्षा युक्ति के प्रकार। ठीक है, इसमें से मेनली हमने आपको बता दिए थे, दमन शमन तो बता दिया था, प्रतिगमन बता दिया था, प्रक्षेपण बता दिया था, है ना, क्षतिपूर्ति बता दिया था। चलिए देखिए, अब बात करते हैं हम किसकी बात कर लें, विस्थापन की बात कर लें। तो विस्थापन में ऐसा होता है जैसे आपके पिताजी जो है ऑफिस गए और ऑफिस से जो है अरे यार कितना डिस्टर्ब रहता है नहीं। तो आपके पिताजी ऑफिस गए और ऑफिस में उनके बॉस ने उनकी फटकार लगा ली। अब ऑफिस में बॉस के सामने तो बोलोगे नहीं, ज़्यादा बोले तो निकाल देगा, है ना, लेकिन अब गुस्सा तो कहीं से कहीं निकलेगा ही, फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगी। अब वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलती है, घर पे आके, और घर पे आके निकलेगी मम्मी पे निकलेगी, नहीं तो तुम पे निकलेगी, कायदे से तुम पे तोड़े जाओगे तुम। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आत्मीकरण की। तो आत्मीकरण में बेसिकली क्या होता है कि इंसान स्वयं को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, स्वयं को जानना। ठीक है, अब बात करते हैं अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण में मेनली क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो समाज में मतलब सामाजिक भावनाओं को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख में वो भी दुखी हो गया, और जैसा वो अनुभव कर रहा है ना वैसा ही वो भी अनुभव करने लगता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति समाज की जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं औचित्य स्थापन की। तो औचित्य स्थापन में क्या होता है कि जो बेसिकली होमवर्क ना करने पे बच्चा जब बहानेबाजी मारता है ना कि भाई सबसे कॉमन है ना कि कॉपी नहीं लाए, सबसे कॉमन है कि हम कॉपी नहीं लाए और हमें टाइम नहीं मिला, ये वाला तो होता ही नहीं था कभी, नहीं तो बहुत पिटे, है ना। तो क्या कॉपी नहीं लाए तो होमवर्क नहीं, होमवर्क तो किया था लेकिन कॉपी नहीं लाए, होमवर्क हमने किया है ना। ये चीज़ें हैं, कोई ना कोई बहानेबाजी हमने कर दी है। ठीक है, चलिए उदात्तीकरण। अच्छा हाँ, याद आया, सब्लिमेशन था, सब्लिमेशन। ठीक है, उदात्तीकरण सब्लिमेशन था। ठीक है, हाँ यही था। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है देखिए, इसका एक एग्जाम्पल ऐसे मानिए, तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, है ना, लेकिन उनकी पत्नी उनको कोई इज्जत नहीं करती थी, है ना, उनकी पत्नी उनसे इज्जत नहीं करती थी, क्योंकि वो कालिदास ले लो, कालिदास बढ़िया थे, लेकिन तुलसीदास भी ठीक थे, लेकिन कालिदास एक बढ़िया एग्जाम्पल है ना, कालिदास लेते हैं क्योंकि उनसे वो बढ़िया थे। कालिदास जो थे उन्होंने जो है वो क्या, वो ऐसे मानिए कि कालिदास हो चाहे तुलसीदास हो, ठीक है, तो ये जो थे बेसिकली अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते थे, ठीक, लेकिन इनकी पत्नियां उनको प्रेम नहीं करती थी और उतना सम्मान नहीं देते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो वो प्रेम था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, साहित्य में। ठीक, साहित्य में प्रेम मतलब वो कन्वर्ट कर लिया अपने प्रेम को, और फिर वो साहित्य को प्रेम करने लगे और फिर रचनाएं करने लगे, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो सब्लिमेशन जो होता है, इसमें व्यक्ति अपनी जो भावनाएं हैं वो एक जगह से हटाकर किसी दूसरी क्रिएटिव जगह में लगाते हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो
एक पर्टिकुलर जहाँ वो उसकी संवेग होते थे वहाँ से वो हटा करके दूसरे किसी क्रिएटिव में अपने संवेगों को ट्रांसफ़र करता था। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए होगे। और याद रखना ये समायोजन की विधियाँ और ये रक्षा युक्तियाँ जो मैंने बताई हैं, इनको आप लोग एक कॉपी पे अलग अलग, मतलब एक कॉपी पे हेडिंग डाल के इनके बारे में लिख ज़रूर लेना, वरना भूल जाए। जैसे उदात्तीकरण में भूल रहा था, लेकिन फिर मुझे सब्लिमेशन से याद आ गया। आप क्या करिए कि जैसे उदात्तीकरण का मैंने बोला तो आप लिख लीजिए कि क्या बोला, दमन शमन क्या बोला, प्रतिगमन क्या बोला, है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लिख लीजिए, क्योंकि एक टर्म दे देंगे कि समन क्या होता है ना, तो उसमें अलग अलग एग्जाम्पल दे देंगे, आप भटक जाओगे, है ना। और ये चीज़ें इतनी टफ वर्डिंग है कि भूलना थोड़ा स्वाभाविक सी बात हो जाती है। अगर आप उसको लिख के याद रखेंगे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं लिखता लेकिन जगह नहीं मिली, और इतना लिखने के लिए मतलब एक क्लास पूरी लेते हैं हम अलग से, है ना। तो अभी क्या हुआ कि एक ही जगह सारी चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें समझा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। तो क्या हुआ कि हमारा आज का 5वां यूनिट ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी के साथ अब हमारा एक यूनिट और बचा है, और वो यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो यूनिट आपका समावेशी शिक्षा की तीसरी और चौथी यूनिट से पूरा मिलता जुलता है। तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा और वहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा समावेशी शिक्षा में, क्योंकि बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है वहाँ से कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना। तो ऐसा मानिए कि यहाँ अगर आप समझ लीजिए तो वहाँ फिर पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है ना, क्योंकि एक ही चीज़ है। दो बार कहने मतलब दो बार बताने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू।